मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाही थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो खानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो खानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने जरा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे। बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था। एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको ख़ास, मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी। और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है। और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी
अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहाँ, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया, और वो खौफ क्यों फैलाया गया? क्योंकि एक पहले बैरूनी साजिश के तहत एक नाजायज, एक करप्ट, वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर जब देखा कि अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और मैं वाकई आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, मैंने कभी इस तरह की पब्लिक को निकलते नहीं देखा। जो खुद पब्लिक निकली, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, खुद पब्लिक निकली, मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं देखा। और दूसरी चीज कि जब खौफ आ गया, इन्होंने जब देखा पब्लिक निकली है, तो जब हमने ये एक पुरअमन एहतजाज था, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च, 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल, और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं रखे, पुलिस से इस तरह नहीं दहशत फैलाई, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया, फेक न्यूज के खिलाफ हमने बात की। वो तो कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर आप फेक न्यूज के ऊपर बड़ा हैवी फाइन्स हैं, लाइबल लॉज हैं, वहां हैवी फाइन्स हैं। बल्कि यहाँ के हमारे 1-2 लोगों ने इंग्लैंड में जाके केसेस करके केसेस जीते हैं। तो यहाँ स्वाय फेक न्यूज के ऊपर हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखें मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। वो जो 4 एंकर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूं, वो हीरोज हैं। वो खड़े रहे अपने मौकफ पे, और उन्होंने स्टैंड लिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, सहाफत, हर एक तो होता है ना जी कि आज़ादी राय और सहाफत को बड़ा उठाया जाता है, हर चीज में। पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे होते हैं, सहाफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब एक क्राइसिस आता है जिस तरह ये आया, और जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उसके अंदर इमर्ज किए हीरोज। और ये 4 जो सहाफ़ी जो खड़े हुए हैं और जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं, इसको ये कौम का असासा है। जो असल जर्नलिज्म होती है, वो कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, ये एसेट है कौम के। तो उसके बाद जो इन्होंने जब ये तशद्दुद किया और सब कुछ किया, डराया, क्योंकि ये नाजायज हुकूमत को, अब क्या इन्होंने, इनके तरीके क्या थे? एक तो पहले साजिश हो गई, फिर इन्होंने अपनी ये सारी पार्लियामेंट को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा, उसको उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट ही खत्म होगी, जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं, वो पार्लियामेंट क्या है? उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। अब ये क्या करेंगे कि इनका सिर्फ एक नाजायज काम को जायज करवाने के लिए सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैलिफाइड इंटेंशन से की, किसी को फेथ नहीं है। और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सो सारी पाकिस्तान इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन तो अभी डिस्क्रेडिट हो गया। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस खत्म करवाएंगे।
FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया कि वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुल्क के लिए केसेस बनाए थे इनके ऊपर, ये शरीफ खानदान के ऊपर, और इनके डरते थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। नैब में जा रहे हैं और नैब के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं नैब के ऊपर, सिर्फ केसेस से निकलने के लिए। वहाँ FIA की वो हमजा शहबाज जा रहा है FIA के अंदर और धमकियां दे रहा है। वो जो डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको धमकियां दे रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। तो इन्होंने इनके खिलाफ इदारे पहले डरते थे, अब आके FIA से इन्होंने जो किया है, एक को हार्ट अटैक हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक डॉक्टर रिजवान मर चुके हैं, सारे केसेस अपने ख़त्म करवाएंगे। ये कभी भी किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? वो ऊपर बैठ के अब अपने सारे केसेस, नैब ये ख़त्म, इदारों को, पुलिस वाले जो एक करप्ट आदमी जिसको यहाँ बना दिया है IG पंजाब, इनको लेके आए थे ख़ास तौर पे ये जो दहशत फैलाई है इन्होंने, IG इस्लामाबाद। तो इन लोगों को लाया गया है इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए कि करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वो लोग जो 30 साल से इस अपने आप को साबित कर रहे थे करप्ट, जो आज कहते हैं कि जी हो मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ये 30 साल ये बैठे हुए थे। और मैं एक चीज़ आपको आज मैंने मीडिया पे भी बात की है आप सब के लिए, इस वक्त दो बहुत बड़े मसले बने हुए हैं आज पाकिस्तान के, एक लोड शेडिंग और दूसरा मसला है पानी का। किसानों के लिए शोर मचा हुआ है, किसानों का बुरा हाल है। दोनों के लिए हमने हमारे दौर में 50 साल के बाद डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए। हमने 10 डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें 3 बड़ी डैम्स है, 2 बड़ी डैम्स है, एक बमन डैम है। वापडा ने हमारे दौर में उनकी क्रेडिट रेटिंग ऐसी थी कि उनको इंटरनेशनल डायरेक्ट सॉवरेन गारंटीज के बगैर उनको लोन मिलते थे। जब से ये आए हैं और ये बड़े इसके बहुत दूर दराज इसके असरात होंगे पाकिस्तान, जब से ये आए हैं, पहले मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग ख़त्म की, माइनस पे की, और फिर जब से जनरल मुजम्मल गए हैं जो चेयरमैन वापडा थे, जब से उन्होंने रिज़ाइन किया है, वापडा की क्रेडिट रेटिंग माइनस नेगेटिव में चली गई है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा किसी को भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो ये हम कोशिश कर रहे थे 50 साल के बाद, एक तो पानी की स्टोरेज करना, क्योंकि वो आगे पानी के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। हमारे पास ज़मीन है कई, लेकिन हमारे पास जो पानी का शॉर्टेजेस आएंगी आगे, उसके लिए पानी की स्टोरेज चाहिए। तो वो डबल कर रहे हैं। हमारी कोशिश थी अगले 7-8 साल में पानी की स्टोरेज डबल हो जाए। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि इनको कर्जे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो पहले बाहर से कर्जे मिल रहे थे डायरेक्टली वापडा को जनरल मुजम्मल के ज़माने में, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो रुक जाएगा। और कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे, तो आगे हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो ये तो एक चीज़ हुई है। उसके अलावा जो एक इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी और मुश्किल से एक बैंकरप्ट इकॉनमी को संभाल के कोरोना के दौर से नेविगेट करके तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट और चौथे साल में 6%, प्रोजेक्टेड 5वें साल में 7% थी, वो इकॉनमी आज सीधी तरफ तेज़ी से नीचे जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि महंगाई तो उसका, और कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। मैंने कहा कि 4 रुपए के ऊपर उसने शुरू कर दिया था, पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसने महंगाई मार्च शुरू कर दी थी, जिस पे हमने बिल्कुल उसको रोका नहीं। वो लोग भूल गए वो महंगाई मार्च, वो लोगों को वो काम पे टांगने वाली वो चीज़ याद रह गई है सारे उस लंबी मार्च में जिसमें बड़ा पैसा खर्च किया गया। लेकिन हमारे दौर में आप सोचे 3.5 साल, तब सारी महंगाई
तेल की कीमत ऊपर गई हुई थी, तो हमारे दौर में 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया और 50 रुपए डीजल महंगा किया, और इन्होंने 10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। 45% गैस महंगी की, बिजली की कीमत इन्होंने 10 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। यानी इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। और इनकी सारी स्टेटमेंट्स देखें, जब से हम आए हैं इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था महंगाई। तो जो इन्होंने 2 महीने में किया है, आप जरा देख लें, 3.5 साल और 2 महीने। इसका मतलब कि महंगाई कॉज नहीं था, क्योंकि अगर ये होता तो ये रोकते, ये इतने बड़ी महंगाई ना करते। मकसद कुछ और था, और वो मकसद सामने आपके आ गया कि आते साथ ही इनके मसले थे करप्शन के केसेस के। वो करप्शन केसेस खत्म करवाने थे इन्होंने। सो इनका असल मकसद ये था। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर, इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। जो भी, अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जाके, जब मैं रूस किया था, तो हमने नेगोशिएट कर लिया था रूसियों से कि हमें सस्ता तेल दे, हमें 30%, हमने उनसे बात कर रहे थे कि हमें तेल सस्ता दे। वो नेगोशिएट हो गया था। जब जैसे ही वापस आए, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वो टेबल कर दी। तो वो जब नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया। लेकिन इनका काम था, अगर इनको वाकई महंगाई की फिक्र होती तो इनको फौरी तौर पे वो रूस का जो सस्ता तेल था उसको परसू करना चाहिए था। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता जी रूस हमारे पास आके हमें ऑफर दे, यानी तेल की हमें जरूरत है लेकिन रूस को कह रहा है कि हमें आके ऑफर दे। यानी असल में अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। अवाम पिस रही है। हिंदुस्तान 40% कम पे तेल खरीद रहा है आज रूस से, 40% कम। जब हम 60 रुपए बढ़ा रहे थे लीटर, तो हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर कम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल ले रहे थे। तो इनको अगर फिक्र होती अपने लोगों की, तो इनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वो उसको परसू करते। परसू करने की तो बड़ी दूर की बात है। इनको थोड़ा सा इनके ख्याल में भी आ जाए ना कि इनके जो मास्टर्स बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, अमेरिका, वो नाराज भी हो जाए तो ये कभी वो आगे कदम नहीं उठाएंगे। इनको कोई फिक्र नहीं अपनी अवाम की। मेरी कंटेंशन ये है कि इनके दोनों के पार्टियों के सरबराह के अरबों डॉलर, रुपए नहीं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी किसी किस्म का इस कौम के लिए स्टैंड नहीं लेंगे जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। इनको खौफ यह है कि अमेरिका अगर नाराज हो गया तो वो इनसे होगा जो आज रूसियों से हो रहा है। जितने रूसी ओलिगार्क्स के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हर रोज आप सुनते हैं कि इनका जेट ले लिया, इनकी यॉट ले ली, इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये इनको डर लगा हुआ है कि कहीं वो नाराज हो गए तो उनके पैसे फंस जाएंगे। लिहाजा बजाय रूस का तेल लेने के लिए इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए वो किया जो कि अमेरिका, उन्होंने हुक्म भी नहीं दिया इनको, तो इतना कि वो नाराज ना अमेरिका हो जाए, ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। और मैं बार बार बताता हूं कि 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने जब ये दोनों सरबराह थे 10 साल में। 2008 से 18 तक 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपका एलाय आप पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है, आप उनकी जंग भी लड़ रहे हैं, आपके लोग भी उनकी जंग में मर रहे हैं, और आपको ही वो मुल्क में आके ड्रोन अटैक करके लोग मार रहे हैं, और एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया? सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनी। आप उनकी मीडिया उठा के देख ले, सबसे ज्यादा वो खुश हुए। और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज्यादातर मेरे अगेंस्ट यानी उन्होंने, वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा
ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے, وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں, سیریا سے شروع کریں, صومالیہ, یمن, سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, افغانستان, ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو, اس لیے کہ ہم غلام بنیں. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں, ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی, دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو. اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے اگینسٹ تھی, وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شہباز شریف آ گیا. تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے, یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا, بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں, ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا آخر میں سے مذمتی قرارداد کروانی ہے وہ بی جے پی کے جی میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں, بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک
قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے.